वर्तमान में हम लोग भावेश फल, लग्न फल, आप जो भी इसे नाम देना चाहें, हम एक साथ सभी कुछ पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह पैटर्न पसंद आएगा। हम लग्न से ही प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम लग्न से प्रारंभ कर रहे हैं और लग्न में लग्नेश की स्थिति से प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम मेष लग्न के प्रथम भाव में तृतीयेश यानी कि बुध की बात करेंगे। बुध यहाँ मेष लग्न वालों के लिए तृतीयेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है, तो हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि वह इस कुंडली में यानी कि मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह होता है। तो उसके लग्न में आने से किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, हम इस बात को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में हम लोग भावेश फल, लग्न फल, आप जो भी इसे नाम देना चाहें, हम एक साथ सभी कुछ पढ़ रहे हैं। जैसा कि लग्न में विभिन्न ग्रहों के फल, अन्य भावों में विभिन्न ग्रहों के फल, अन्य भावेशों के विभिन्न भावों में फल, यह सभी बातें हम एक साथ एक ही पाठ में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह पैटर्न पसंद आएगा। हम पूर्व में मेष लग्न में प्रथम भाव में लग्नेश की बात कर चुकी हैं यानी कि मंगल की। अब यहाँ पर थोड़ा पैटर्न में आपको बदलाव अवश्य दिखाई दे रहा होगा कि हमने सूर्य से प्रारंभ नहीं किया, तो हम लग्न से ही प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम लग्न से प्रारंभ कर रहे हैं और लग्न में लग्नेश की स्थिति से प्रारंभ कर रहे हैं। फिर हमने मेष लग्न के प्रथम भाव में द्वितीयेश यानी कि शुक्र की बात भी कर ली है। आज हम मेष लग्न के प्रथम भाव में तृतीयेश यानी कि बुध की बात करेंगे। बुध यहाँ मेष लग्न वालों के लिए तृतीयेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है, तो हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि वह इस कुंडली में यानी कि मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह होता है। तो उसके लग्न में आने से किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, हम इस बात को समझेंगे। इससे पूर्व के सभी वीडियोस जो इस श्रृंखला में हमने अभी तक दिए हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के प्रथम भाव यानी कि लग्न में ही बुध के उपस्थित होने पर किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, इस विषय में। अब बुध के यहाँ स्वतंत्र कारकत्वों की बात करेंगे, साथ ही साथ उसके यहाँ तृतीयेश होने की बात करेंगे और षष्ठेश होने की बात करेंगे, यानी वह तृतीय भाव का स्वामी होकर लग्न में किस प्रकार के फल दे सकता है और षष्ठ भाव का स्वामी होकर लग्न में किस प्रकार के फल दे सकता है, और उसके स्वतंत्र कारकत्वों की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो मेष लग्न पहली बात अग्नि तत्व का लग्न है, मंगल स्वामी है। तो यहां पर जब बुध आते हैं, बुध भूमि तत्व है और बुध द्विस्वाभाविक भी है। तो बुध के स्वतंत्र कारकत्वों की अगर बात करें तो बुध के प्रथम भाव में आ जाने से जातक की वाणी प्रभावशील हो जाती है, जातक कुशल वक्ता होते हैं, जातक हर बात का बारीकी से अध्ययन करने वाले हो जाते हैं, यानी कि हर बात के आप बाल की खाल निकालने वाली बात भी कर सकते हैं, यानी बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही जातक किसी निर्णय पर पहुंचने वाले होते हैं। जातक बुद्धिमान होते हैं, तेज मस्तिष्क होता है इनका, समस्याओं का समाधान करने वाले सलाहकार भी होते हैं, यानी कि लोगों को सलाह देने की जो प्रवृत्ति होती है वह जातक के अंदर परिलक्षित होती है। बुध है, राजकुमार है, हम इसे कुमार ग्रह भी कहते हैं, इसलिए बुध के लग्न में होने से जातक का जो चेहरा है वह कुमारों जैसा होता है, यानी कि एवर यंग जिसे कहते हैं, सदा युवा दिखने वाले होते हैं जातक। जातक नौकर चाकर युक्त होते हैं, अधीनस्थों से युक्त होते हैं, अपने नौकर चाकरों का पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ अधीनस्थ भी जातक की बात मानने वाले होते हैं, यानी कि जातक के आज्ञाकारी होते हैं। छोटे भाई बहनों से भी जातक के संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पराक्रम भाव का स्वामी जब लग्न में आके बैठा हुआ है तो हम इस प्रकार की बातें समझ सकते हैं। अब जातक पराक्रमी होते हैं, लेकिन जातक को अपने पराक्रम का अहंकार हो सकता है, जातक को अपने कर्मों का अहंकार हो सकता है कि मैं इस प्रकार के कर्म करता हूँ,
और उनका वह अहंकार अपने मन में रख सकता है। यह बुध यहां पर आकर जातक के अंदर भावना भर सकता है। अब बुध वाणी का कारक है, तो जातक की वाणी जैसा कम का प्रभावशाली होगी। साथ ही साथ जातक गायन में, वादन में, चूंकि हम तृतीय भाव से खेलकूद की बात भी करते हैं, तो खेलकूद में भी जातक रुचि लेने वाले होते हैं। वाणी की बात करते हैं तो गायन वादन की बात करते हैं। तृतीय भाव से हम कला की बात भी करते हैं, तो जातक को कला के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। जातक नौकरी करने वाले होते हैं, जातक व्यापार करने वाले होते हैं, जातक को दोनों ही क्षेत्रों में विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं। बुध बुद्धिमत्ता का कारक है, तो जातक को बुद्धिमान बनाता है। बुध व्यापार का कारक है, तो जातक को व्यापारी बनाता है। एक कुशल व्यापारी जातक बन सकते हैं। अब चूंकि यहां षष्ठेश भी है बुध, तो षष्ठेश होने के नाते जब बुध लग्न में आएंगे तो हम जातक के जीवन में स्वास्थ्य की हानि देखते हैं, स्वास्थ्य में पीड़ाएं देखते हैं, और बुद्ध जनित जो पीड़ाएं होती हैं वह विशेष रूप से हम देखते हैं। यानी कि हम जातक के जीवन में त्वचा रोग देखते हैं, त्वचा रोग हो सकता है, और बुद्ध जनित अन्य कई बीमारियां होती हैं जो कि जातक के जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि षष्ठेश होने के नाते वह यहाँ गया है। शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं की बढ़ोतरी होने के साथ साथ ऋण में भी बढ़ोतरी होती है, तो जातक अक्सर ऋण लेकर हानि का सामना करते हैं। और बुध यहाँ पर आकर जातक को दिशा भटकाने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लग्न में बुध आते हैं तो कई बार जातक सही दिशा में जाने की बजाय उल्टी दिशा की ओर चल पड़ता है। हम यात्राओं में दिशा भटकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जीवन में दिशा भटकने की बात कर रहे हैं। यानी जातक किसी एक क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, वह सही दिशा है, लेकिन उस दिशा को छोड़कर वह एक गलत दिशा की ओर बढ़कर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां भी जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं। हाँ, बुध यहाँ आकर जातक के जीवन में सामंजस्यता का प्रभाव बनाता है। यानी जातक सामंजस्य करने वाले होते हैं, मैनेजमेंट में कुशल हो जाते हैं। अगर मंगल के साथ में यहाँ तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो जातक उच्च कोटि के मैनेजर होंगे। यानी कि जीवन के हर क्षेत्र को सामंजस्यतापूर्ण चलाने वाले जातक होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ समझा कि जातक सलाहकार होते हैं, यानी किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने में जातक माहिर होते हैं, क्योंकि बुध लग्न में है, बुद्धिमत्ता का कारक है। इस बात को हम हर बार कहेंगे, हर बार समझेंगे। और साथ ही साथ बुध यहां पर बैठकर जातक को कई भाषाओं का ज्ञाता भी बना सकता है। बुध गणित है, जातक गणितज्ञ हो सकते हैं, और बुध एक ऐसा गणित है तो जातकों को हम ज्योतिष के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, क्योंकि बुध ही है ज्योतिष बनाने वाला। हालांकि और भी ग्रहों की परिस्थितियां देखी जाती हैं, लेकिन बुध जातक को ज्योतिषी बना सकता है, भविष्यवक्ता बना सकता है। ज्योतिषी से तात्पर्य सिर्फ वैदिक ज्योतिषी से नहीं है, भविष्यवक्ता बना सकता है। हो सकता है जातक के पास में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो, जिनके कारण वह अपनी क्षमताओं से लोगों के बारे में भविष्य कथन कह सके। क्योंकि बुध के स्वतंत्र कारकत्वों में हम इस प्रकार की बात देखते हैं। अब यदि बुध यहां पर पीड़ित हो जाए, मृत हो जाए या अस्त हो जाए, तो हमने जितनी भी अच्छी बातें कही हैं, जितनी भी हमने शुभताएं कही हैं जो जातक के जीवन में उन्नति की ओर इशारा करती हैं, हम उन सभी बातों में न्यूनता देखेंगे। अस्त होने का मतलब है कि सूर्य के साथ, लेकिन बुध की अगर हम बात करें तो बुध को अस्त भी तब माना जाता है जब वह सूर्य की निकटतम डिग्री में हो, तभी वह अस्त होता है। सामान्यतः यदि वह एक नक्षत्र चरण या दो नक्षत्र चरण के अंदर अंदर हो, 7 डिग्री 8 डिग्री के अंदर अंदर हो, तभी बुध को हम अस्त मानते हैं। ऐसी अवस्था में बुध के अच्छे फल प्राप्त होना मुश्किल हो जाते हैं, और यदि मृत हो तो हम उसके दृष्टि फलों की बात भी नहीं कर पाते हैं। तो जब हम बुध की दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि जातक को व्यापार में सफल बनाती है, जातक के वैवाहिक जीवन में सुख देती है, जातक को साझेदारी वाले व्यापार में भी फायदा देती है, साझेदार के साथ में अच्छे संबंध बनाती है। लेकिन यदि बुध अस्त हो जाए, मृत हो जाए, तब हम इन सभी बातों में न्यूनता देखते हैं। यानी कि बुध सप्तम भाव को मजबूत बना रहा है। अब ऐसे में यदि अन्य कोई परेशानियां सप्तम भाव के साथ जुड़ जाती हैं तो बुध उसे बचा पाने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि वह स्वयं मृत है। उनकी दृष्टि में वह शक्ति नहीं है कि वह उस भाव को बचा सके या उस भाव की मजबूती को बना के रख सके। तो बुध यदि मृत है, अस्त है, तब ऐसी परिस्थितियां हम देखेंगे। बुध यदि पीड़ित हैं, तब भी हम ऐसी कई परिस्थितियां देखेंगे। साथ ही साथ हम जातक के वाणी में दोष देख सकते हैं।
जातक की वाणी दूषित हो सकती है, जातक को बोलने में कष्ट हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां भी लग्न में यदि बुध बैठ जाए और पीड़ित हो जाए तब हम देख सकते हैं। अब यदि बुध के साथ में अन्य ग्रह आकर बैठते हैं, यानी कि अगर हम सबसे पहले बात करें सूर्य की, तो सूर्य यदि लग्न में आकर बैठ जाते हैं तो यह बुधादित्य योग बनता है। हाँ, यह बात अलग है कि चूंकि बुध यहां पर कारक नहीं है, अकारक है, तो वह बुधादित्य योग थोड़ा सा हल्का बनेगा। लेकिन सूर्य स्वयं जब लग्न में आएंगे और उच्च के होके आएंगे तो यहां सूर्य के स्वयं के फलों की बात तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, बुध उन फलों में थोड़ी सी न्यूनता यहां पर उस टाइम पे दे देगा। क्यों? क्योंकि वह अकारक भावों का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के फलों में भी न्यूनता देखी जा सकती है। अब सूर्य यहां बैठकर सप्तम भाव को देखेगा तो सबसे पहले सप्तम भाव को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि स्वयं के कारक उसके क्रूर हैं, अलगावकारी ग्रह है, तो उसकी दृष्टि से भी सप्तम भाव में कष्ट देखे जा सकते हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन में कष्ट देखे जा सकते हैं। हाँ, जातक का मान सम्मान ख्याति यह सब प्राप्त होगा। बुध आदित्य योग के फल भी प्राप्त होंगे, लेकिन न्यून मात्रा में प्राप्त होंगे। लेकिन इन दोनों के यहां मिलने से जातक के जीवन में ज्ञान की जो सफलता है वह बढ़ जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में जातक अधिक सफल देखे जाती है, क्योंकि एक तो ज्ञान के क्षेत्र का मालिक वहां आकर बैठ गया केंद्र में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया। दूसरा, बुध वहां बैठा हुआ है, बुद्धि का कारक है, तो यह भी एक अच्छी स्थिति बनती है। फिर हम बात करते हैं बुध यदि चंद्र के साथ बैठ जाए। अब बुध और चंद्र परस्पर मित्र नहीं है। चंद्र बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्र को शत्रु मानता है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की जो युति है वह लग्न में कुछ परेशानियां देने वाली हो सकती है। अब चूंकि यहां अशुभ ग्रहों का स्वामी बुध चंद्र के साथ युति बना रहा है, चंद्र मन है और चतुर्थ भाव का कारक है। यहां इस लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में हम चतुर्थ भाव से संबंधित फलों में कुछ हानियां अवश्य देखते हैं। चंद्र और बुध जब मिलते हैं तो भावुकता बढ़ जाती है, जातक की सुंदरता भी बढ़ जाती है। कुमारों जैसा जातक और अधिक सुंदर, चंद्र भी वहां पर है, बुध भी वहां पर है, तो जातक की सुंदरता बढ़ जाएगी, जातक आकर्षक हो जाएंगे और अधिक आकर्षक हो जाएंगे। यह चीजें तो हम जातक के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। फिर बुध यदि मंगल के साथ युति करता है तो सबसे पहली बात तो बुध मंगल के साथ युति करते ही यहां पर तात्कालिक रूप से शत्रुता हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तब भी हम सप्तम भाव में पीड़ा की बात करेंगे। और बुध यदि गुरु के साथ में यहां पर युति बनाता है तो इसे हम शिक्षक योग भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का कारक गुरु और यहां पर नवम भाव का स्वामी गुरु लग्न में आके बैठा हुआ है। जातक ज्ञानी है, जातक की धर्म में आस्था है, और बुध यहां पर गुरु के साथ बैठकर शुभता ही देगा, क्योंकि बुध की आदत है शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ। तो उन फलों को भी बुध यहां पर देता है। तो मंगल के साथ जब बैठा है तो मंगल के साथ में युति बनाकर बुध अशुभ फलों की बात भी करेगा, तो जो उसकी दृष्टि जाएगी वह क्रूर दृष्टि होगी। तो सप्तम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि मंगल के साथ साथ बुध की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब जब गुरु के साथ युत हो गया तो उसकी दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी, गुरु की स्वयं की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो वैवाहिक जीवन में सुख की बात कर सकते हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन की बात कर सकते हैं। और शिक्षक योग बनता है तो जातक की हम शिक्षा के क्षेत्र में उच्च श्रेणी की नौकरी भी देख सकते हैं, सफलताएं भी देख सकते हैं। और बुध जब शुक्र के साथ में युति करेगा लग्न में, तो शुक्र के यहां आने से ही जातक में भोग विलास की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जातक की कामनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे में बुध यहां बैठ जाता है साथ में, तो बुध और शुक्र की युति होगी तो जातक अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से अपने जीवन में भोग विलास के साधन उपलब्ध करेगा, सुख के साधन उपलब्ध करेगा। और जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी बुद्धि और प्रतिभा से करेगा। अब शुक्र यहां बैठा हुआ है और शुक्र के लग्न में होने से हम जातक के जीवन में काम वासना की अधिकता देख सकते हैं। और बुध के यहां बैठने से हम कुछ और विशेष समस्याएं भी जातक के जीवन में देख सकते हैं। हाँ, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तो जातक कार्य कर ही लेगा और अपनी बुद्धि से इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। अब बुध की युति यदि शनि के साथ लग्न में हो जाए तो हम, शनि यहाँ पर दशमेश है, लाभेश है, तो हम जातक के जीवन में आय की बात करते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलताओं की बात करते हैं, उच्च पद की बात करते हैं। लेकिन बुध और शनि की युति जातक के जीवन में कुछ विशेष समस्याएं दे सकती है।
जातक यौन रोग के शिकार हो सकते हैं, यौन पीड़ा के शिकार हो सकते हैं, जातकों की यौन शक्ति क्षीण हो सकती है। इसके लिए हमें कुंडली में अन्य स्थितियों को भी देखना होगा, शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा। यदि वह भी इस ओर इशारा करती है तो हम जातक की यौन शक्ति के क्षीण होने की बात भी कर सकते हैं। अब राहु की युति यदि बुध के साथ में लग्न में हो जाती है तो राहु के लग्न में आते ही हम सबसे पहले तो जातक को मानसिक पीड़ाओं की बात समझते हैं। यानी कि जातक को मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, यह सब बातें जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं। और जब हम राहु की अन्य बातों को देखते हैं तो जातक के जीवन में भ्रमित होने की अवस्था भी देखते हैं। बुध है, बुध भी जातक को भ्रमित करता है ऐसी स्थितियों में, तो वह सब बातें भी हम समझ सकते हैं। और यदि ऐसी ही स्थिति में बुध के साथ केतु आ जाए तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाला होता है। केतु यहां पर जातक को कुछ विशेष सफलताएं दिलवाने वाले होते हैं। और मंगल यदि अच्छी स्थिति में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो केतु के फल यहां मंगल के समान प्राप्त होने वाले हैं, मंगल के अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं और बुध उन अच्छे फलों को और अधिक बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो हम अगर पूरी कुंडली के विश्लेषण को देखें तो हमें बहुत सी बातें समझनी होती हैं। हम यहां पर बुध की स्थिति से केवल कुछ संकेत लेते हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति से भी हम केवल कुछ संकेत लेते हैं। उन संकेतों को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें कुंडली में अन्य भावों को, अन्य ग्रहों को और उनकी स्थितियों को अवश्य समझना चाहिए और कुंडली का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। गहराई से अध्ययन करने के लिए जितने भी डी चार्ट हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। हमारे पास में व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा था कि डी चार्ट को पढ़ने की सही विधि क्या है। बहुत जल्दी हम आपको डी चार्ट पढ़ने की विधियां भी बताएंगे कि डी चार्ट को किस प्रकार से समझा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कुंडली को समझते हैं इस प्रकार से डी चार्ट को नहीं समझा जाता है। हमने देखा है कि कई हमारे ज्योतिष मित्र नवांश में भी दृष्टियों की बात करते हैं, लेकिन हमारे मत के अनुसार दृष्टियां सिर्फ जन्मांक चक्र में ही देखी जाती है, क्योंकि दृष्टियों का अपनी एक डिग्री होती है। और जब हम किसी भी डी चार्ट को देखते हैं वह उन डिग्रियों का बहुत बारीक अंश होता है। तो ऐसे में दृष्टि निर्धारण करना थोड़ा सा हमें ऑड लगता है, तो हम डी चार्ट में दृष्टियों की बात तो करते ही नहीं। हाँ, डी चार्ट में हम ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, उन ग्रहों की स्थिति से ही वहां समझते हैं। हमने आज तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी की लग्न में किस प्रकार की स्थिति होती है, क्या वह फल देते हैं, इस विषय में चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती लगती है और आपको यह सब सिम्टम्स किसी न किसी जातक में दिखाई देते हैं, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मेष लग्न का अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्र लग्न में हो तो किस प्रकार का फल देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी जो चंद्र हैं उनकी कोई दूसरी राशि नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ चतुर्थेश की बात करेंगे और चंद्र की बात करेंगे। फिर चंद्र की अन्य ग्रहों से जो युतियां होंगी वह किस प्रकार के फल दे सकती हैं, हम इन सब बातों को समझेंगे। जब हम सभी ग्रहों के साथ में लगातार युतियों की बात करते रहेंगे तो आपको लग्न में होने वाली युतियां बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि कई युतियां यहां बार बार आपको दिखाई देंगी और उनके बार बार फलित भी आपको सुनाई देंगे, तो आपको वह अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं